सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। Question 1 कह रहा है कि when identical appoint charges are placed at the vertex of a queue of edge length A, each of them experience a net force of capital F. ठीक है. Now these charges are placed on the vertex of another queue of side length B. What will be the magnitude of net force on any of the charges? These Q are simply geometrically constructed and not made of any metals. ठीक है. तो व्हाइट बोर्ड पे मैं चल रहा हूँ और क्वेश्चन आपको लैपटॉप में ही देखना होगा क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड जब भी शेयर करूंगा आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे. ओके. क्वेश्चन 1 तो एक क्यू बना लो. ठीक है, तुम्हें खुद भी मुझे समझाना हो सकता है. क्यूब है. अच्छा, ये बहुत सारे चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं. ठीक है, किसी एक पे मुझे पता करना है कि कितना फोर्स लग रहा है. साइड लेंथ ये मान लो आर के बराबर, भी मैंने साइड लेंथ आर मान लिया. ठीक है, क्यूब एक पे फोर्स पता करना है. तो यार एक तो तरीका है कि सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट में पता कर लूं. अब वेक्टर मेथड से सब जगह चार्जेस सेम है ना. वेक्टर मेथड से किसी एक पे फोर्स निकाल लूं और देख लूं कि आर के टर्म में कितना आ रहा है, फिर सॉल्व करें. ये तो बड़ा लेंथी पड़ जाएगा भाई. कोऑर्डिनेट मानो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट नोट करो फिर ये फोर्स निकालो. ये तो मुझे लेंथी पड़ने वाला है. तो मेरे दिमाग ने कहा एक काम करो, एक्चुअल में हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है. कोई भी फोर्स लिखते हो एफ बराबर क्या लिखते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से लिखते हो. तो ये जो के का फैक्टर है ये कांस्टेंट है ना. हमें इससे मतलब नहीं है. पता है क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि वो साइड लेंथ को ना बड़ा कर रहा है. तो साइड लेंथ बड़ा करेगा तो क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट तो तभी भी सेम ही रहेगा. इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में भी, इस चार्ज पार्टिकल पे भी फोर्स लग रहा होगा नहीं बाकी की वजह से, जो मुझे लग रहा है. गलती होगा तो बताना जरूर. ये जो फोर्स आना चाहिए इसके ऊपर एक सम कांस्टेंट सी होना चाहिए. चार्ज और चार्ज का मल्टीपल आएगा नहीं, तो क्यू स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए एंड डिवाइड बाई ये जो बीच का दूरी है ना आर, ये आर ये आर, उसी का एक पार्ट आना चाहिए आर स्क्वायर का टर्म में. बाकी सब इस कांस्टेंट के अंदर कैप्चर हो जाएगा. चाहे वो √2 - 1 का हो या √2 + 1 का हो या कोई भी फैक्टर हो, सी के अंदर कैप्चर होना चाहिए. ये सही करा हो ना. यस सर, सही है. हाँ. यस सर. तो एफ बराबर ये टर्म बनना चाहिए. अब कह रहा पहले साइड लेंथ ए के बराबर है. अगर ये साइड लेंथ ए के बराबर है तो जो फोर्स होना चाहिए वो बराबर क्या होना चाहिए, सी इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, ए प्लेस कर दिया. क्वेश्चन नंबर 1. फिर जब यही साइड लेंथ बी हो जाता है, तो ये फोर्स मान लो F1 हो जाता है. क्या लिखोगे, कांस्टेंट का फैक्टर अभी भी वही रहेगा और क्यू का फैक्टर अभी भी वही रहेगा. चार्जेस तो उन्होंने सेम रखा ना. देखो द नेट फोर्स ऑन द चार्जेस बी वर्टेक्स अनदर क्यू ऑफ साइड लेंथ बी. ठीक है, तो चार्ज तो वही रह गया. अपान बी का स्क्वायर कर देंगे, आर की जगह पे बी लिख देंगे. अब F1 F के टर्म में तो दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मिल गया F1 अपान F इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड किया ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर. फिर पूछे F1 की वैल्यू, आंसर इज एफ ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर एंड दिस वन इज आंसर. कोई डाउट है क्या, बताओ इस क्वेश्चन में. कोई सर इसमें दो चार्जेस की बात हमने निकाला है, पर लेकिन इसमें नेट फोर्स कह रहा है. नहीं, तो वही तो करो, जो नेट फोर्स आ रहा होगा क्या वो इस कांस्टेंट के अंदर नहीं आ जाएगा. अच्छा सर, हाँ सर आ जाएगा. हाँ. ठीक है सर, जैसे माफ किया. और लेकिन बोलो. बट सर आर तो वेरी करेगा ना सर. कोई बात नहीं है. आर ये जो है, यस सर. ये चाहे ये डिस्टेंस आए चाहे ये डिस्टेंस आए, उसमें ये आर का टर्म एक मल्टीप्लाई फॉर्म में आना चाहिए. मतलब ये ऐसे बन जाए, समझ रहे हो ना. एफ बराबर बनेगा और क्यू के साथ जो भी टर्म्स है ये C1 आ जाएगा और इस आर के साथ जो भी टर्म यहाँ पे कांस्टेंट का टर्म, एक अलग से कांस्टेंट का टर्म बनेगा. और आर ना हर जगह से कॉमन निकल आएगा. देखो
ये इस पे जो फोर्स लगा रहेगा उसमें भी आर स्क्वायर आएगा, ये जो फोर्स इस पे लगेगा उसमें भी आर स्क्वायर का टर्म आएगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। ये जो फोर्स लगेगा उसमें भी आर स्क्वायर होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। ये जो लगाएगा उसमें ये सर आमने सामने वालों को जो आर रूट टू आएगा वो कांस्टेंट में बाहर ही आ जाएगा। ये सर वो आमने सामने वालों से जो आर रूट टू डिस्टेंस जो आएगा वो तो रूट टू से कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा, जैसा आप बता रहे हैं। इससे तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। सर ये जो अपनी रूट वेरी कर रही, जो डिस्टेंस वेरी कर रहा होगा उन सबको अपन कॉमन निकाल के सी में लिख रहे हैं। हाँ ये सब कॉमन रहेगा। अच्छा एक सेकंड, सर सी सेम रहेगा क्योंकि ए और बी तो इक्वल नहीं है, तो सी भी तो चेंज होना चाहिए ना। नहीं बस एक सेकंड, नहीं सर, वो शेप के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखना। मैं बस ये तुमसे कह रहा हूँ इस पूरे में इसको हटा दो, ठीक है। अब देखो ये कैसे आ रहा है, इन सबको हटा दो। एक सेकंड देखना, ये वाला इस पे जो फोर्स लगाएगा, ये वाला पार्टिकल इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका एक कंपोनेंट भी तो लिखोगे, इधर से जो कंपोनेंट्स आएगा, ठीक है। उसमें ये इस पे जो फोर्स लगाया उसमें ये कांस्टेंट का टर्म आएगा, Q इंटू क्यू आएगा एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा, जो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जो आएगा। अगर एक क्यूब है तो जो बीच में आएगा ना फोर्स, जो बीच के डायरेक्शन में जाएगा उसमें ये कांस्टेंट C1 आएगा ही आएगा। ये C1 हो सकता है कि √2 हो सकता है √3 हो या 1/2 हो, एनीथिंग कुछ भी हो, लेकिन ये C1 एक कांस्टेंट आएगा, बाकी Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा प्लस। तो इसका इस पे फोर्स आ गया, ठीक है। रिजल्टेंट के डायरेक्शन में आ रहा है, ये रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन का है। वैसे इस क्यू पे फोर्स आएगा, दैट इज C2 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अलग बात है कि ये C1 ये C2 अलग अलग हो, ठीक है। अब ये C2 √2 - 1 या √2 + 1 कुछ भी हो, तो एक कांस्टेंट ही होगा। सिमिलरली ये वाला क्यू भी इसे फोर्स लगाएगा, उसको मैंने C3 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दिया प्लस C3 भी कुछ भी हो सकता है, बट ये हो सकता है बराबर ना हो। वैसे ही बाकी इन सबका भी, इस बाकी कितने बचे हैं, 8 कॉर्नर, तो कितने 4 4 8 7 हुए, तो ये 7 टर्म्स जोड़ेंगे, C1 C2 C3 C4 C5 वगैरह सब बनेंगे। लेकिन सब में क्या ये वाला टर्म सेम रहना चाहिए, ये वाला नहीं रहना चाहिए, बताओ। रहना चाहिए सर। ऑफ कोर्स यस सर। अगर रहना चाहिए तो अगर Yes, sir, same रहेगा। क्या, ये सब सेम रहेगा। हाँ तो अगर मैं ये कॉमन निकाल लूँ F बराबर तो क्या बनेगा, Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 + C2 + C3 अप टू डॉट डॉट Cn ये सेल वाला कांस्टेंट बाहर है। C7, उसको मैंने C मान दिया, तो फोर्स बन गया F Q स्क्वायर आर स्क्वायर × C द कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है वो इस R, अब अगर ये R है तो भी ठीक है, ये अगर R1 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये जो R होता इसी R का एक फैक्टर होता। यस सर R के जगह तो प्लेस कर ही सकते हैं, वैल्यू को क्या फर्क पड़ता है। R इज फर्स्ट R इज प्लेस बाय ये आएगा, A का टर्म आएगा ना A स्क्वायर, ये A स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा। अब बाद में जब B लगाओगे तो बनेगा B स्क्वायर यही बनेगा ना। बाकी ये C1 C2 C3 तो डायमेंशनल कांस्टेंट, ये स्ट्रक्चरल कांस्टेंट बन जाएगा। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। यस सर। तो जो फोर्स आएगा पहला वाला फोर्स वो Q स्क्वायर C अपॉन A स्क्वायर बनेगा, और जो दूसरा वाला फोर्स है F1 वो Q स्क्वायर अपॉन C एग्जैक्टली सेम रहेगा अपॉन B स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मैं आंसर मिल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। माइक बंद रखना अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखना, ये कह रहा है कि 2 चार्ज स्फीयर आर केप्ट एट अ फाइनाइट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग एट दिस वन। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे पहले से पता था, ये क्वेश्चन तो मैं अभी देख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले से मैं जानता हूँ। इसमें कह रहा है कि अगर ये सेम चार्जेस हैं तो बीच का फोर्स बताइए, ठीक है। मेजरमेंट वाला फोर्स तुम क्वेश्चन रीड कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है,
ठीक है। और मान लो सेम चार्जेस है, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे है, ऐसे पॉजिटिव, ऐसे पॉजिटिव, हम डिस्कस कर रहे हैं सेम चार्ज को, और तुम क्वेश्चन रीड कर लेना कि मैं ऑलरेडी इसको पहले से जानता था, ऐसे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, इन पे ना नंबरिंग किया, अपने मन से एक नंबरिंग रख दी, नंबरिंग, और उस नंबरिंग को ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मान लो यहाँ पे होता 4 का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का, ये पॉजिटिव चार्ज है 4 4 4 दिखा रहा, 20, ठीक है। सेम चार्ज प्लस 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 प्लस। अच्छा इसके यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं ये कर रहा हूँ। अब ये चाहे कंडक्टिंग मटेरियल हो चाहे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिंग होगा तभी भी उसको इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना, पोलराइज होना है, और अगर वो नॉन कंडक्टर होगा तो भी पोलराइज होगा। तो अगर ये पोलराइज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ का जो +4 है वो घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेम चार्ज है, प्लस 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 प्लस, इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा इधर, तो ये 4 का चार्ज घट के मान लो 3 हो गया, और इधर करस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगा, ये 5 हो गया। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ का चार्ज घट जाएगा, और यहाँ का अभी बताता हूँ, एक बार इसको डिस्कस कर लें। यहाँ पर आ गया 5, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। अच्छा अब बताओ, इसके और इसके बीच का फोर्स, इसके सेंटर, इसी केस में, इस केस में स्पेशली तुम ये मानते हो कि इसके बीच का फोर्स जो है वो कैलकुलेटिव फोर्स है, उसने लिखा हुआ है Fc इज व्हाट, द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटरेक्शन बिटवीन देम इज फर्स्ट कैलकुलेटेड, और एक मेजर्ड है। अच्छा मेजर एक्सपेरिमेंट वाला है, तो इसके बीच में Fc का फोर्स है, इसके बीच में मेजर्ड फोर्स है। तो अगर मैं कहूं कि इसके अकॉर्डिंग ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए कि ये वाला ज्यादा होना चाहिए, देखो ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा पास पास है, और ये चार्जेस कम वाले पास पास है, तो ऑफ कोर्स यहाँ का रिपल्सन ज्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ के रिपल्सन से। तो मैं क्या बताऊंगा कि Fc इज ग्रेटर देन Fm, ये कंडीशन तब यूज होगा जब सेम चार्जेस चलेंगे। यही अगर मैं अपोजिट चार्जेस लेता, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो देखो अपने माइक सभी बंद रखें, बाद में मैं डिस्कस करूंगा, माइक सभी बंद रखेंगे। ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे -4, अपोजिट चार्जेस है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या ये नॉन कंडक्टर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -5, और जब इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा, तो ये -3 का। अच्छा मैंने कहा था माइक बंद करें, तो सिमिलरली यहाँ भी -5 आना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इधर के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, इधर +4 आएगा, +5 आएगा, और इधर 3 का टर्म बन जाएगा। अब अगर मैं पूछूं कि अगर ये वाला ये मेजर्ड वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो ऑफ कोर्स ये 5 ये -5 ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स देंगे कंपेयर टू इसका, तो ये मेजर्ड वैल्यू है, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। नहीं ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। यहाँ से तो ये प्रूफ हो रहा है कि Fm इज ग्रेटर देन Fc। तो माइनस में आनी चाहिए वो वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर हो रहा है ना,
अच्छा मुझे ये बताओ, एक एक करके समझते हैं। चलो ये मान लो मैं एक डायग्राम तुम्हें ये दे रहा हूँ और एक डायग्राम ये दे रहा हूँ। इस दोनों डायग्राम के देख के तुम क्या कह सकते हो? अगर ये ज्यादा वाला पॉजिटिव चार्ज, अच्छा इस डायग्राम में और इस डायग्राम में एक बार देखो सही से, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा लगना चाहिए कि इस सिस्टम में ज्यादा रिपल्सन मिलना चाहिए? तो ऊपर वाले में। ऑफ कोर्स ऊपर वाले मिलना चाहिए यार। कॉमन सेंस तुम्हें कह रहा होगा कि दूरी का जो दूरी यहाँ पे इस चार्ज की दूरी बहुत कम है, कॉमन सेंस यूज कर रहा हूँ, ये दूरी बहुत कम है और ये भी दूरी कम है, ये ज्यादा है ना, ये तो ज्यादा है। तो अगर कंपेयर करवाना तो हम यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, यहाँ से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ये 4 इस 4 को ज्यादा तेज रिपल्सन देगा कंपेयर टू इस 3 से। तो ये यूनिफॉर्म वाला केस है, चारों तरफ हर जगह सेम होगा, और ये पोलराइज होने के बाद वाला केस है। तो मुझे बोलना चाहिए कि ये फोर्स ऑफ कोर्स इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और ये अपोजिट वाले में देखो, इसमें भी अगर ये 4 है, ये -4 है, और ये 5 है, -5 है, बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, तो -4 को बढ़ा के -5 कर देगा ना। और ये इलेक्ट्रॉन इधर का इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ का पॉजिटिव बढ़ा देगा ना, 4 से 5 कर देगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा आना चाहिए कंपेयर टू यहाँ पे। तो यहाँ पे FM FC से ज्यादा होगा, तो ये इससे ज्यादा होगा और ये इससे ज्यादा होगा। तो जब सेम चार्जेस होंगे तो मैं कहूंगा कि FC FM से ज्यादा होगा, और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो मैं कहूंगा FM FC से ज्यादा होगा। हाँ सर समझ गया। सर एक डाउट है इसमें सर कि अगर पूछो। मटेरियल अगर इंसुलेटिंग भी होगा तो भी सर पोलराइजेशन होगा सर? एक्चुअली पता है क्या है सर हाँ, जब वो सर मेरे को डाउट था कि हाँ बोलो। सर डाउट ये था कि अगर वो कंडक्टिंग रहेगा तो फिर प्लस माइनस चार्जेस दोनों में पास आएंगे, तो तभी मेजर्ड फोर्स ज्यादा रहेगा। पर अगर इंसुलेटर रहेगा तो फिर वो प्लस माइनस पास आएंगे ही ना, पोलराइज नहीं होगा। तो फिर अच्छा एक मेरे बात हिसाब से बताओ, ये बी, तो इसलिए प्रॉब्लम मेरे को लग रहा था। उन्होंने एक तो वर्ड यूज किया है कि इंसुलेटर है, उन्होंने वर्ड क्या यूज किया देखो तो, अगली लाइन लिखी है इंसुलेटिंग मटेरियल। अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल पोलराइज कौन सी चीज होती है? ऐसी क्या चीज एक्सपेरिमेंट में है जो पोलराइज नहीं होती है? बताओ, हर चीज पोलराइज होती है। एक कंडक्टर है, एक नॉन कंडक्टर है, ठीक है? तो कंडक्टर में तो ठीक है, जो नॉन कंडक्टर है, जो बैड नॉन कंडक्टर है, क्या वो पोलराइज नहीं होते हैं क्या? तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड पोलराइज नहीं होगा? अगर मुझे एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, कि मैं कहूंगा कि वो पोलराइज नहीं होगा। कम से कम इस अर्थ पे या इस यूनिवर्स में हर चीजें पोलराइज होती है, तो इनको भी पोलराइज तो होना ही पड़ेगा ना। वो कंडक्टर नहीं है बट पोलराइज तो होगा ना। बताओ। हाँ Yes, सर। कि कहीं ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि नहीं वो पोलराइज नहीं होगा, इंसुलेटर पोलराइज नहीं होता है? कहीं लिखा है? नहीं लिखा। अगर वो लिखता है कि नहीं पोलराइज होगा, पोलराइजेशन नेग्लेक्टेड है, तब मैं क्या कहूंगा? तब ये फोर्स इक्वल हो जाएगा। तो चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, लेकिन अगर पोलराइज होगा तो रिजल्ट अलग हो जाएगा ना। तो इंसुलेटर भी पोलराइज होगा। सर एक बार सर पोलराइज तो एक बार इसमें फोर्स के इन्फ्लुएंस से ना हो रहा है। क्या पोलराइज तो इसमें फोर्स के इन्फ्लुएंस से ना हो रहा है। फोर्स की वजह से हो रहा है? हाँ ये भी तो सही है कर रहे हो कि ये जो है यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे उन पे फोर्स लगाएगा, ऐसे खींचेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड फोर्स जब ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे ना, ऐसे जब रिपेल करेगा तो सेम चार्ज यहाँ का, यस सर। ठीक है ना? यस Doubt? सर एक बार इस क्वेश्चन की समरी समझा देंगे प्लीज। दोबारा समझाओ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, उसको यूट्यूब पे दोबारा देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन ओके, इसके बाद ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ थिन कंडक्टिंग रिंग इज रैप्चर्स व्हेन इट इज गिवन अ चार्ज q, कंसीडर अनदर थिन कंडक्टिंग रिंग, रेडियस ऑफ n times and tensile strength k times former ring. How much maximum charge can the second ring be given without rupturing?
ठीक है, एक बार फिर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। अच्छा एक और बात, अगर मीटिंग एंड होती है, ठीक है, अगर मीटिंग एंड होती है तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक को। कल से मैं लिंक दूंगा, उसमें नहीं ऐसा होगा, ये 40 मिनट का बस था, तो इस पर तुमने क्यों चार्ज कर दिया? तो जितना चार्ज बढ़ाओगे ना, जितना चार्ज तुम बढ़ाओगे उतना ही, जितना चार्ज तुम बढ़ाओगे उतना ही स्ट्रेच होगा। तो सही बात है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्रेक कर जाएगा, जब ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज़्यादा टेंशन डेवलप हो गया तब। तो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लो ऐसे समझने के लिए, एंगल थीटा मान लिया, तो इस स्ट्रिप पे टेंशन टी तुम इधर दिखाओगे, ये टेंशन टी तुम इधर दिखाओगे, रेडियस आ रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ ऐसे, और इसको ऐसे लाइन खींच दूँ, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस स्ट्रिप को मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो टेंशन टी ऐसे दिखाओगे, ये टी ऐसे दिखाओगे, और ये वाला जो आएगा एंगल दिस इज 90 माइनस थीटा बाई 2, और वैसे ये भी एंगल आएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन का जो फोर्स होगा ये बाकी चार्ज की वजह से जो इस पे फोर्स आएगा वो ऊपर को आएगा, लेट दिस फोर्स इज एफ। तो टी का ये कंपोनेंट कितना बनेगा, टी कॉस 9 थीटा बाई 2 टी साइन थीटा बाई 2 बनेगा, और ट्वाइस ले लो इसका इधर कंपोनेंट और इस फोर्स को बैलेंस करा दो। अच्छा एक और बात, ये जो भी फोर्स होगा वो यहाँ का चार्ज मल्टीप्लाई बाई बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। तो यहाँ का चार्ज क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो क्या लिखोगे, लैम्डा इनटू ये वाला लेंथ, रेडियस आ रही है थीटा, दिस इज आर थीटा, ये बनेगा लैम्डा आर थीटा। ये क्या बन गया, क्यू बन गया यहाँ का, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग की वजह से। अच्छा रिमेनिंग का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें भी पहले जैसा एक कांस्टेंट का फैक्टर बनेगा, अब बाकी का चार्ज क्यू आएगा एंड डिवाइड बाई रेडियस, ये वाला आर है ना, आर का स्क्वायर बनेगा, और ये सी कोई भी फैक्टर हो सकता है, ये √2 माइनस √2 प्लस 1 या 1/2 कुछ भी हो, लेकिन रिमेनिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आना चाहिए वहां पे क्यू एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए। ये चाहे ये वाला लोगे तो इसमें भी तो कैपिटल आर आएगा ना, कॉमन करके बाहर निकल जाएगा, रिमेनिंग कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे ये √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 या कुछ एनीथिंग कुछ भी हो। तो इसको अगर उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये बन जाएगा लैम्डा आर थीटा इंटू सी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा लैम्डा क्या लिख सकते हो, लैम्डा लिख सकते हो चार्ज क्यू एंड डिवाइड बाई टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई आर, आर से आर कट गया। अच्छा इस टी इसको लिख सकता हूँ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा बाई 2 इज थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, थीटा से थीटा कट गया, इससे टेंशन टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई सी अपॉन 2 पाई इज अगेन एक कांस्टेंट बना दो, नया कांस्टेंट सी नॉट मान लो, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। अच्छा मीटिंग अपने आप ही अगर एंड हो जाता है तो उसे तुरंत ज्वाइन कर लेना, उसी लिंक को तुरंत ज्वाइन कर लेना, ओके। तो ये टर्म आ गया, उन्होंने क्या कहा था, अब इसे याद रखना अभी, क्योंकि मीटिंग एंड करते तो इसे तुम ज्वाइन करोगे ना, इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, इसको याद रखना, सी नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एकदम रटे रहना है। मीटिंग एंड कर रहा हूँ उसी में ज्वाइन करना। ओके तो मैं फिर इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन हमारा आया था t इज इक्वल टू सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि कंसीडर अनदर थिन कंडक्टिंग रेडियस ऑफ विच n टाइम्स एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज k टाइम्स देयर फार्मर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ k टाइम्स कर दी, KT कर दिया, कह रहा है कितना चार्ज रखें Q1 मान लो और रेडियस n टाइम्स कर दिया, तो Q1 क्या होना चाहिए ताकि वो फिर टूट जाए, ठीक है। तो T को रिप्लेस कर दिया KT से, 80 अभी भी वही रहेगा, C तो डायमेंशनली कांस्टेंट, C कांस्टेंट है स्ट्रक्चर की वजह से, और चार्ज Q1 कर दिया, रेडियस को n टाइम्स कर दिया। अब इस T को उठा के यहाँ पर रख दो, दैट इज K C Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर दैट इज इक्वल टू C Q1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर R स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कटेगा, इससे Q1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज n √k
इंटू क्यू। देखो Q1 तो n आएगा, यहाँ से रूट के यहाँ से Q आ जाएगा, दिस वन इज आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, किसी किस में डाउट हो? तो इसमें डाउट होता है कि सर अगर सर किसी रिंग पे अगर उस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं बाहर, मतलब क्यों बाकी निकालो? पार्ट की वजह से उसे निकाल सकते हैं सर वो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ तुम्हें, खूब आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये जो चार्जेस है ना, ये देखो कब नहीं निकाला जाता है। अगर तुम्हें यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बात कर रहा हूँ, इसके जस्ट बगल में निकाल रहा हूँ, तो ये चार्ज बहुत कम है ना, तो बाकी की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आए, लेकिन ये चार्ज बहुत कम है, दिस चार्ज इज डी क्यू। तो अगर ये दूरी बहुत कम है, तो यहाँ पे इस डी क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो तुम क्या कहोगे, के डी क्यू एंड डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो अगर आर अप्रोचिंग जीरो है तो डी क्यू भी तो अप्रोचिंग जीरो है, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट बन गया ना। तो तुम कैसे कर सकते हो कि तुम यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो? हाँ, ये कब नहीं निकाल सकते, जब ये डी क्यू नहीं होता, ये क्यू जैसा होता, ये क्यू जैसा होता, मतलब यहाँ पे ना पॉइंट चार्ज जैसा प्लेस होता, वो फाइनाइट वैल्यू होती, तब ये आर अप्रोचिंग जीरो हो जाती, कि पूरी वैल्यू इन्फिनिटी अटेंड कर जाती, तो नहीं निकाल। बट ये कैसे, ये तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म लैम्डा डेंसिटी का है चारों तरफ, तो क्यों नहीं निकाला जा सकता है? तुम कैलकुलेट ना कर पाओ अलग चीज है, बट यहाँ पे फील्ड होगा, इसको कैसे कर सकते हो कि नहीं कैलकुलेट कर सकते? ठीक है, नहीं समझ आया क्या अभी भी? नहीं सर, आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ। 4 में मैं व्हाइट बोर्ड से बेटर है कि क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। माइक बंद रखना क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कह रहा ईच ऑफ फॉलोइंग फिगर्स each of following figure electric field vector at the 2 point A and B in और ये कह रहा पता है क्या, ये सिंगल पॉइंट चार्ज से क्रिएट हो रहा है, सिंगल पॉइंट चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड देगा। तो अब अगर रेडियली आउटवर्ड देगा और उनको अगर पीछे बढ़ा दें तो कहाँ जाएगा, पॉइंट चार्ज पे ही तो जाएगा। ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे देता है, ऐसे देता है। तो अगर पीछे को बढ़ाओगे, अगर इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे, इसके पीछे बढ़ाओ, तो जहां पे इंटरसेक्ट मार रहा है वही तो पॉइंट चार्ज है। तो इसको पीछे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो, ये बन गया इतना, तो पॉइंट चार्ज क्यू यहां पर आएगा। लेकिन देखो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी क्यू के ज्यादा पास है, पॉइंट बी जो है वो क्यू के ज्यादा पास है। अब पॉइंट ए देखो क्यू से ज्यादा दूर है। अच्छा, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड पास वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा, दूर वाले पॉइंट पे कम होगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इतना बड़ा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर छोटा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, होना ही चाहिए भाई। ये पॉइंट ए दूर है चार्ज से, तो फील्ड का वेक्टर का लेंथ छोटा दिखाया है, अब बी पास है तो फील्ड के वेक्टर का लेंथ बड़ा दिखाया है, तो ऐसा होना चाहिए, मतलब ये पॉसिबल है। उन्होंने कहा कैन, कौन सा ऑप्शन कैन हो, मतलब हो सकता है। बी पार्ट गलत हो गया ना उसी हिसाब से, क्योंकि इसको भी जब पीछे बढ़ाओगे देखो तो ये दूर हो गया, ये दूर हो गया ना, ये दूर है, तो दूर होगा तो फील्ड का स्ट्रेंथ इतना बड़ा थोड़ी होगा, मैग्नीट्यूड शो करना ना उसका लेंथ, इतना बड़ा थोड़ी होगा, तो छोटा लेंथ है, गलत है, बी पार्ट नहीं हो सकता। अब इसको जानना है। अच्छा, इस केस में इंटरसेक्शन पॉइंट यही है ना, यही है, यही है, ये है। तो और ये पता है, ये जो चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है। लेकिन पॉइंट बी ज्यादा पास है ना माइनस क्यू के, तो देखो फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा दे रहा है, लेंथ बड़ा दे रहा है, और पॉइंट ए इससे दूर है तो फील्ड की लेंथ छोटा दे रहा है, छोटा। हाँ, ये चलेगा, बट डी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो देखो पॉइंट बी इस नेगेटिव चार्ज के पास में है, तो लेंथ बड़ा होना चाहिए, जबकि उन्होंने ये बड़ा कर दिया। डी गलत आंसर है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन 4 में डाउट सर वो नेगेटिव कैसे पता करें? क्या? ऑप्शंस चेक करके।
नेगेटिव चार्ज जो बोला कि वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्यों बोला एक बार बता देंगे? नहीं ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज है। देखो कैसे, ये एरो डायरेक्शन बता रहा है ना, ये डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा तुम ये मत समझना, ये जो एरो है ना, ये जो एरो दिखा रहा है, ये जो एरो दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट और इस पॉइंट का है, न कि इस और इस पॉइंट का है। मतलब ये माइनस क्यू यहाँ पे है, अब पॉइंट बी तुम्हें यहाँ पे है, तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, अब पॉइंट ए यहाँ पे है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है। तो अब ये तुम्हें बड़ा दिखा दे रहा है, वो मैग्नीट्यूड को कंपेयर कराने के लिए साइज छोटा या बड़ा कर रहा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, ये मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए है। तो लेकिन इस हाँ सर समझ गए। हाँ इस पॉइंट डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट डायरेक्शन इधर, दोनों इंटरसेक्ट मारेंगे तो नेगेटिव चार्ज है। मतलब डाउट है क्या बेटा? हाँ सर, नहीं सर समझ गए। ओके, किसी को भी डाउट? नहीं सर समझ गए। सर वो जो इंटरसेक्ट वाला है सर, जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे अपना -q चार्ज रखा हुआ है। हाँ ये तो होना ही चाहिए ना, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, तो जहां पे इंटरसेक्ट मारेंगी एक्चुअल में वही लोकेशन होगा पॉइंट चार्ज का। बताओ सर मतलब अपन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि पहले से एक मतलब इसके पीछे से एक लाइन आ रही है और वो यहाँ से नेगेटिव चार्ज से निकल रही है। फिर तुम फिर नहीं समझ पाए बात को, ये क्या है, बताता हूँ। तुम्हें पता है कहाँ तुम गलत गलत कर रहे हो, गलत तुम यहाँ हो जा रहा है। तुम्हें पता क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सर यहाँ पे चार्ज होगा, तुमको लग रहा है सर यहाँ पे चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसा सोच रहे हो ना? यस सर। गलत सोच रहे हो। एक्चुअल में ये जो है ना, ये एरो दिखा रहा है, ये एरो दिखा रहा है वो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये जो एरो है वो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, और स्पेस में कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है, ओनली देयर आर 2 पॉइंट, देखो ना 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ओनली देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इधर है, और ए पे इधर है। उनको पता है ज्यादा अच्छा उनको ऐसे बनाना चाहिए था, वो ऐसे बनाते इस तरीके से और तब कहते कि बताओ कि कौन सा पॉइंट चार्ज से रिप्रेजेंट करते। तुम कहते अब ये ठीक है, क्योंकि ये इसको आगे बढ़ा देते, फिर कहते सर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज -q है क्योंकि ये अट्रैक्टिव दे रहा है फील्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज रहा होगा। और चूंकि ये लेंथ कम है, ठीक है, तो ये पास में तो कम है और ये बहुत बड़ा लेंथ दिखा जा रहा है, तो दूर है तो बड़ा लेंथ नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इस वेक्टर का लेंथ मैग्नीट्यूड शो करेगा ना। दिस मीन्स तब फिर ये रॉन्ग हो जाता। तो देखो सही में डी पार्ट रॉन्ग है, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। यस सर। 5 में कह रहा है, हाँ सर उसी पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछनी है कि जैसा एक मेथड तो आपने बताया करने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, कह रहा है 2 इक्वल लाइक positive charges A and B are fixed on the y-axis equidistant from origin. What can you say for the net electrostatic force on the small electrical neutral rod placed on the x-axis as shown in the figure? Electrically neutral है, इसका भी मतलब ये नहीं है, इसका भी मतलब ये नहीं है कि ये वो नहीं है, पोलराइज्ड होगा, ये भी पोलराइज्ड होगा। तो देखो C का साइज बड़ा कर दो, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, इधर अवे देगा, तो पोलराइजेशन उसके इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा चलेगा। पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोलराइजेशन ग्रिफिथ में एक लाइन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा इंटू ई, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन कांस्टेंट। तो इसमें भी पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, लेकिन डोमिनेट क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स करेगा डोमिनेट, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स यहाँ पे अट्रैक्टिव बनेगा, अट्रैक्टिव, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींचेगा अपने तरफ, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि पास में है नेगेटिव चार्ज तो खींच लेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इट पॉइंट टुवर्ड द ओरिजिन, आंसर विल बी सी पार्ट, ठीक है। और इसमें कोई डाउट 5 तक? सर डी दिया है आंसर। अच्छा यस सर, डी दिया है। हाँ ऊपर से नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे हो जाता है। सही कह रहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उसमें तो कहीं नहीं, फोर्स तो हर जगह है, कुछ ना कुछ है ही। देखो तो ये तो 2 पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सो दिखाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम ऐसे दिखाओगे ना, इस तरीके से। और सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ पे आ रहा है, R√2 पे आ रहा है। अब अगर ये पॉइंट चार्ज, अगर ये जो चार्ज है, ठीक है, इस R√2 के मान लो इधर होता, अगर R√2 के इधर होता, इसका मतलब कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, समझ रहे हो ना। अगर ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस R√2 के इधर होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने पे बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ का फील्ड ज़्यादा होता इससे। तो अगर ये फील्ड ज़्यादा हो गया तो रिपल्सन आ गया ना, तो अवे हो जाता, तो फोर्स अवे आता। मतलब अगर इसका पोजीशन अगर D दिखाऊं, D इज लेस देन R/√2, तो फोर्स अवे दिखेगा। और अगर यही D ग्रेटर देन R√2 होता, तो R√2 से अगर इधर आते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इधर बढ़ने पे घट रहा है, तो यहाँ का फील्ड कम हो गया, यहाँ का ज़्यादा है। अगर यहाँ का कम हो गया, यहाँ का ज़्यादा है, तो अट्रैक्टिव ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अट्रैक्टिव आ गया, तो फिर वो फोर्स ऐसे देगा, तो अवे देगा कि टुवर्ड देगा। ये डिपेंड करता है कि ये जो स्मॉल चार्ज है वो इस चार्ज से कितनी दूरी पे है, ठीक है। और ये R क्या है, ये दूरी है, और रिंग वाला केस इस पे होल्ड करता है, सॉरी रेडियस है, ये R रेडियस है, ये 2R बनेगा दूरी यहाँ तक, तो रिंग वाला केस इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड करता है। बात समझ में आई? हाँ सर। सर इसको जब अपन ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ चले गए, तो और उसने जब उससे दोनों पॉजिटिव चार्जेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो उसका रिजल्टेंट तो मतलब ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है ना? नहीं, अवे जा रहा है ना। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रॉड है, ठीक है। तो मत जाओ इस पॉइंट C पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से डोमिनेट मानोगे ना, ये A और B की वजह से डोमिनेट मानोगे ना, कि तुम इसका भी कवर करोगे। जो को साइज दिया हुआ बहुत ही स्मॉल साइज है, न्यूट्रल स्मॉल इलेक्ट्रिक न्यूट्रल रॉड, इसके फील्ड को तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, इसके ऊपर पोलराइजेशन की वजह से फील्ड को नेग्लेक्ट कर रहे हो। अल्फा वेरी वेरी स्मॉल आता है, तो इसके वजह से यहाँ पे कितना फील्ड है इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। स्पेशली इस पूरे पे तुम्हें फोर्स पता करना, पूरे पे फोर्स, तो तुम्हें सिर्फ इन दोनों की वजह से पता करना। ये साइज इतना कम है कि इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हो। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? और ये अल्फा भी बहुत कम होगा, तुम्हें इसको कंसीडर नहीं करना होगा, स्पेशली इसी से तुम्हें समझना होगा, ठीक है? यस सर। ओके, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? और बिल्कुल अच्छा पॉइंट उसने बताया कि R√2 का फैक्टर आएगा, उससे ये चीज ऐसा है। ओके, और कोई डाउट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक? कल मैं इसका और होमवर्क सर क्वेश्चन नंबर 2 से एक बार एक उसमें डाउट था